तो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। इस सेशन में हम कक्षा 12 हिंदी साहित्य के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। ये प्रश्न आपके जो 5 अप्रैल को हिंदी साहित्य का पेपर होने वाला है उसमें अति कारगर साबित होंगे। इस सेशन में हम जो अंतराल पाठ्य पुस्तक है उसके जो अध्यायों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। इस पाठ्य पुस्तक में आपके 3 अध्याय, उनमें से 10 नंबर के है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। ये जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है वो इन्हीं में से पूछे जाएंगे। ये स्काउट मिशन की पीडीएफ है, इसका आपको 3 से 4 बार रिविजन जरूर करना है। आज 2 तारीख हो गई, यानी आपके पास 3 और 4 तारीख 2 दिन बाकी है। इसमें ये जो अंतराल पाठ्य पुस्तक है उसका जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, इसमें पहला है सूरदास की झोंपड़ी जो कहानी है प्रेमचंद के किस उपन्यास का अंश है। जो सूरदास की झोंपड़ी कहानी है जो प्रेमचंद जी का रंगभूमि उपन्यास है उसका अंश है। ये आपको ध्यान में रखना है, रंगभूमि और क्रमभूमि में कंफ्यूज नहीं होना है। जो झोंपड़ी है और रंगभूमि उपन्यास का अंश है। दूसरा है सुभागी किसकी पत्नी थी। जो सुभागी है वो भैरों की पत्नी थी। सुभागी भैरों की मार के डर से कहाँ छिप जाती है। जो सुभागी है भैरों की मार के डर से सूरदास की झोंपड़ी में छिप जाती है। किस घटना से सूरदास को आत्मग्लानि हुई और वह फुट फुट कर रोया। सूरदास की चरित्र पर प्रश्न उठाने से उसे आत्मग्लानि हुई और वह फूट फूट कर रोया। 5वां प्रश्न है किसने ये सोचा कि जब तक सूर्य को रुलाएगा तड़पाएगा नहीं तब तक उसे चैन नहीं मिलेगा। ये वो भैरों ने सोचा था। जो भैरों है वो सुभागी का पति था। 6वां प्रश्न है 20 कोर की माटी पाठ में जो भसीण शब्द है उसका संबंध किस पुष्प से। जो भसीण शब्द उसका अर्थ है वो कमल पुष्प होता है। 56 का काल किस वर्ष पड़ा। जो 56 है उसका काल 1899 में पड़ा था, यानी ये विक्रम संवत 1956 में पड़ा था। विक्रम संवत और जो ईस्वी सन होता है उसमें आपके 57 वर्ष का अंतर होता है। इस कारण ये जो काल है वो 1899 ईस्वी में पड़ा था। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। 8वां प्रश्न है सूरदास की झोंपड़ी कहानी का मुख्य पात्र कौन है। जो सूरदास की झोंपड़ी कहानी का मुख्य पात्र है वो सूरदास है। शिप्रा नदी द्वारा किसके पांव पकारे जाते हैं। शिप्रा नदी द्वारा माँ कालेश्वर के पांव पकारे जाते हैं। गांव में लू से बचने की दवा क्या थी। गांव में लू से बचने की दवा है वो कच्चे आम का पन्ना थी। सूरदास की झोंपड़ी से रुपयों की थैली उठाने और उसे जलाने का काम किसने किया। सूरदास की झोंपड़ी से रुपयों की थैली उठाने और उसे जलाने का काम है वो भैरों ने किया था। किसने यह कहा कि कैसे लगी सूर्य चूल्हे में आग तो नहीं छोड़ दी थी। ये वो बजरंगी ने कहा था। 13वां प्रश्न है ये किसने कहा कि क्या आज चूल्हा ठंडा नहीं क्या था। ये वो जगदर ने कहा था। इसमें ऑप्शन से है वो सही है। 14वां प्रश्न है ये किसने कहा कि चूल्हा ठंडा किया होता तो दुश्मनों का कलेजा कैसे ठंडा होता। ये जो बात है वो नाइक राम ने कही थी कि यदि चूल्हा ठंडा किया होता तो आज दुश्मनों का कलेजा है वो ठंडा नहीं होता। ये किसने कहा कि तुम क्या बिगाड़ोगे, भगवान आप ही बिगाड़ देंगे। इस तरह जब मेरे घर में चोरी हुई तो सब सुहा हो गया था। ये है वो ठाकुर दी ने कहा था, यानी पहले ठाकुर दी के घर में भी चोरी हुई थी। उसने कहा था भगवान अपने आप करने वाले का बिगाड़ देगा। इसमें ऑप्शन ए है वो सही है। 16वां ये किसने कहा कि अंदर तो जा सकते हो पर बाहर नहीं निकल सकते। अब चलो आराम से, जो होना था वो हो गया, पछताने से क्या होगा। ये नारिक राम ने कहा था कि आप जो झोंपड़े की जलती हुई आग है उसके अंदर तो जा सकते हो लेकिन जीवित वापस बाहर नहीं निकल सकते। अब आराम से जो हुआ हो गया, अब आराम से रहो। अब पछताने से क्या होगा। ये कथन है वो नाइक राम ने कहा था। ये जो कथन है वो किस किसने कहे ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है। ये किसने कहा कि मूल्य वाले तुम्हें भड़काएंगे पर मैं भगवान से कहता हूँ कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। ये है वो जगदर ने सूरदास से कहा था। जो खुद भी खोंचा लेकर घूमकर कम तोलता है आज उसका मन सूर्य के पेशों को लेकर विचलित हो रहा था। वह कौन है। वह है वो जगदर है। उसका जो सूरदास के पेशे है वो भैरों ने चुरे थे, उसको लेकर उनका मन विचलित हो रहा था और वह भैरों से आधे पेशे है वो लेना चाहता था। सूरदास की झोंपड़ी आग लगाने के बारे में कौन जानता था। सूरदास की झोंपड़ी में जो आग लगाने के बारे में है वो सुभागी जानती थी और जगदर भी जानता था। इसमें जगदर ऑप्शन नहीं है तो आपको सुभागी है वो सही करना है। मिठुआ किसके घर से रोता हुआ चला रहा था। जो मिठुआ सूरदास का पोष्य पुत्र था वो घिसू के घर से रोता हुआ चला आ रहा था। ये किसने कहा कि हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। ये वो सूरदास ने कहा यदि कोई घर 100 लाख बार जला देगा तो हम भी 100 लाख बार बनाएंगे। भस्म स्तूप के चारों ओर कौन जमा हो गए जिन्होंने खालजी का प्रश्नों से सूरदास को परेशान किया। भस्म स्तूप के चारों ओर है वो बालक जमा हो गए जिन्होंने प्रश्नों से सूरदास को परेशान किया, यानी तरह तरह के प्रश्न पूछे। 23वां प्रश्न है आजकल तो देखते ही हो बल मटेरों के बारे कितनी बिक्री है वो मंदी है। ये किसने कहा। ये भैरों ने कहा था। 24वां प्रश्न है गांव में अकाल के समय प्राकृतिक संपदा के रूप में विश्वनाथ त्रिपाठी ने किसे खाने योग्य बताया। जब अकाल के समय प्राकृतिक संपदा के रूप में कमल ककड़ी है वो खाई जाती है। 25वां प्रश्न है कमल, कोया, हरसिंगार, तोरो, लौकी, भिंडी, भटकटैया ये किसके नाम है। ये सब है वो फूलों के नाम है। डोडा, मजगिदवा, धामिन, गोवन, घोरकड़ाई ये है वो सांपों की प्रजाति। आपको ये सांपों और फूलों के नाम है विशेष रूप से ध्यान रखना। बड़े प्रश्न में पूछा जा सकता है कि बिस्कोर गांव में पाए जाने वाले फूलों और सांपों की प्रजातियों के नाम लिखिए। कौन अपनी चोंच से इतनी सतर्कता कोमलता से डेनों के अंदर अंडे छिपा लेती है। जो बत्तख है वो अपनी चोंच से सतर्कता और कोमलता से डेनों के अंदर अंडे छिपा लेती है। विश्वनाथ का छोटा भाई पैदा हो जाने से उसका दूध घट गया, बाद में उसको किसने पाला था। विश्वनाथ का दूध घट होने के बाद जो कसरीन दाई थी उसने विश्वनाथ को पाला था। सुई की डोरिस जो बनी हुई कतरी होती है उसको क्या कहते हैं। जो सुई की डोरिस बनी हुई कतरी उसको गुदड़ी और सुजनी दोनों ही कहा जाता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना। कमल, कोया, हरसिंगार आदि पुष्प किस ऋतु में फूलता है। ये पुष्प है और शरद ऋतु में फूलते हैं।
भरभंडा या सत्यानाशी फूल का दूध है माँ कब लगाती थी? जो भरभंडा या सत्यानाशी फूल का दूध है माँ जब आँख आने पर यानी आँख का रोग होता था उस समय लगाती थी। फूल खिले खिले फूल, धान फूल, कोदो फूल, कुटकी फूल खिले, इस कविता के कवि कौन है? इस कविता के जो कवि है वो नवल शुक्ल है, ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे खतरनाक सांप की प्रजाति गौवन थी, जिसे किस नाम से जानते थे? गौवन का जो अन्य नाम है वो फेंटारा था। इसमें ऑप्शन बे है वो सही है। आगे 34वां प्रश्न है, चेचक के रोगी के पास कौन से फूल और पत्ते रखे जाते थे? जो चेचक का रोगी होता है उसके पास नीम के फूल और पत्ते रखे जाते थे। ततैया का डंक किस फूल के सूंघने से झड़ जाता था? जो ततैया उसका डंक है वो जो बेर का फूल होता है उसको सूंघने से झड़ जाता है। कटहल किस ऋतु का फल और तरकारी है? जो कटहल है वो गर्मी ऋतु का फल और तरकारी है। खेतों में पानी देने के लिए जो नालियाँ बनाई जाती है उसे क्या कहा जाता है? खेतों में पानी देने के लिए जो नालियाँ बनाई जाती है उन्हें बर्रा कहा जाता है। ये बर्रा अति महत्वपूर्ण, आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है क्योंकि ये पिछली परीक्षा में कई बार पूछा गया है। बिस्कोर में किसके घर के आंगन में जूई का पौधा लगा हुआ था? बिस्कोर में जो संतोषी भैया थे उनके घर में जूई का पौधा लगा हुआ था। सूरदास का चरित्र है वो कैसा है? सूरदास का चरित्र है वो पुनर्निर्माण में विश्वास करने वाला है, प्रतिशोध लेने वाला नहीं है, ईश्वरीय भाव वाला नहीं है, प्रायी स्त्री पर बुरी नजर वाला नहीं है, बल्कि पुनर्निर्माण में विश्वास करने वाला है। झोंपड़ी से निकलती ज्वालाओं की तुलना किससे की गई? जो झोंपड़ी से निकलती हुई ज्वाला है उनकी तुलना जो मंदिर का सौरण कलश होता है उससे की गई है। 41वां प्रश्न है, बिस्कोर में देवी का फूल किसे माना जाता है? जो गुड़ल का फूल होता है उसे देवी का फूल माना जाता है। मालवा में मानसून के जाने का महीना कौन सा होता है? जो मानसून के जाने का महीना है वो कवार महीना होता है। कवार यानी आश्विन महीना। अपना मालवा खाऊ झाड़ू सभ्यता पाठ प्रभास जोशी ने लिखा था, तब उनकी उम्र कितनी थी? जो अपना मालवा खाऊ झाड़ू सभ्यता इसके लेखक है वो प्रभास जोशी है, जब इन्होंने लिखा था उस वक्त उनकी उम्र है वो 70 वर्ष थी। किस नदी ने यशवंत सागर को इतना भर दिया कि 25 साइपन एक साथ चलन पड़े? यानी यशवंत सागर में कौन सी नदी का पानी आता है? यशवंत सागर में जो गंभीर नदी है उसका पानी आता है। ज्ञान तो पश्चिम रहने से के बाद यह है, इस कथन में कौन सा भाव है? इस कथन में व्यंग्य का भाव है, यानी हमारी जो प्राचीन भारतीय संस्कृति है उसमें ये जो जल प्रबंधन का ज्ञान है वो सबसे पहले ग्रंथों में उल्लेखित है और राजाओं ने ये प्रयोग भी किया। लेकिन आज के लोग मानते हैं कि पश्चिम में जो पुनर्जागरण काल हुआ उसके बाद ये वो ज्ञान आया, इसलिए लेखक ने इस कथन के माध्यम से व्यंग्य किया है। 46वां प्रश्न है, हाथीपाला नाम क्यों पड़ा? क्योंकि हाथी पर बैठकर गुजरने के कारण उस नाले का नाम हाथीपाला पड़ा। और ओंकारेश्वर जाते समय कौन सा घाट आता है? ओंकारेश्वर जाते समय विंध्य घाट आता है। नेमावर के रास्ते केवड़ेश्वर से कौन सी नदी निकलती है? नेमावर के रास्ते केवड़ेश्वर से शिप्रा नदी है वो निकलती है। पिछले 128 वर्षों में मालवा में कब 77 इंच तक पानी गिरा था? पिछले 128 सालों में मालवा में है वो 1973 में 77 इंच तक पानी गिरा था। भारी बारिश से सोयाबीन की फसल गल गई, लेकिन इसकी भरपाई किस फसल से हुई? भारी बारिश हुई तब सोयाबीन की फसल गल गई, लेकिन गेहूं और चने से इसकी भरपाई हुई, यानी गेहूं और चने की पैदावार है वो बढ़िया हुई। नई दुनिया पत्रिका की लाइब्रेरी में पानी के रिकॉर्ड कब से उपलब्ध है? जो नई दुनिया पत्रिका उसकी लाइब्रेरी में पानी के रिकॉर्ड है 1878 से उपलब्ध है। लेखक प्रभास जोशी नदी को क्या मानते हैं? लेखक प्रभास जोशी और नदी को माता का समान मानते हैं। इनमें से दो मुआ सर्प कौन सा होता है? जो डोंडा सर्प होता है वो दो मुआ होता है। सबसे खतरनाक सांप जिसके काट लेने पर आदमी घोड़े की तरह ही नहीं नाकर मरता है उसे घोर कड़ाईचा है वो कहा जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कथन क्या? ये सब बिना किसी प्रयोजन के, बिना किसी उद्देश्य के, ये किस संबंध में कहा गया? ये वो माँ की ममता के संबंध में कहा गया है। नागदा स्टेशन पर मीणा जी बिना चाय चीनी की चाय पिलाते समाचार भी देते हुए किस कारण दुखी थे? वे जो गई रात कुआलालंपुर में भारत का मैच हारने के कारण है वो दुखी थे। इसके बाद लघुत्तरात्मक प्रश्न है, इसमें पहला है, झोंपड़ी में आग लग जाने सूरदास को किस बात का दुख था और क्यों? उसे पोर्टली के जल जाने का दुख था, क्योंकि जो उसके जीवन भर की कमाई थी, जो उसकी सारी यातनाएं और रचनाओं का निष्कर्ष थी, यानी उसमें जीवन भर जो कमाया वो उसी पोर्टली में था। उसे दुख था कि उस पोर्टली में उसका, उसके पितरों का और उसके नाम लेवा का उद्धार है वो संचित था। आगे दूसरा प्रश्न है, सूरदास पोर्टली में जमा पैसों से क्या क्या करना चाहता था? यानी उसने भविष्य के लिए क्या क्या योजनाएं बना रखी थी। सूरदास है गया जाकर अपने पितरों को पिंडदान करना चाहता था। मिटुआ की सगाई कर बहू घर लाना चाहता था ताकि रोटी अपने हाथों से नहीं बनानी पड़े। आगे तीसरा प्रश्न है, लोगों के चले जाने के बाद भी सूरदास झोंपड़ी की गर्म राख में क्या पाना चाह रहा था? लोगों के चले जाने के बाद भी सूरदास ने सोचा कि पोर्टली जल गई होगी पर रुपयों की चांदी तो कहीं गई नहीं होगी, अतः वह उन रुपयों की चांदी उस गर्म राख में ढूंढ रहा था। आगे चौथा प्रश्न है, जगदर को कैसे अंदेशा हुआ कि झोंपड़े में आग है वो भैरव नहीं लगाई थी? क्योंकि भैरव ने जगदर से सूरदास को रुलाने की बातें कही थी, कहा था कि अपमान का बदला अवश्य लेगा, इसलिए जगदर को अंदेशा हुआ कि सूरदास के झोंपड़े में आग है वो भैरव नहीं लगाई थी। जगदर भैरव को सूरदास के रुपये क्यों वापस लौटाने को कहता था? सूरदास है वो मन का खोटा आदमी नहीं था, पर इस समय वह भैरव के पास अचानक आए इतने धन को पता नहीं पा रहा था। वह सोच रहा था कि आधे रुपये उसे मिल जाए तो अच्छा रहे और नहीं मिले तो वापिस वह सूरदास को लौटा दे, लेकिन जो भैरव के पास पैसे थे उनको वह पता नहीं पा रहा था। आगे छठा प्रश्न है, जगदर भैरव को क्या कहकर डराता है कि तुम्हें सूरदास के रुपये वापस लौटा देने चाहिए? सूर्य
की बड़ी मशक्कत की कमाई यानी मेहनत की कमाई है, हजम नहीं होगी, तुम्हें पुलिस पकड़ लेगी या गरीब की हाई है वो बड़ी जानलेवा होती, ये बातें कहकर उनको डराता था। सातवां प्रश्न है, सुबह किसको भैरों का दूसरा रूप मानती हुए अपने घर अब कभी वापस क्यों नहीं जाना चाहती थी। सुभागी जगदर को भैरों का दूसरा रूप मानती हुए अपने घर इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि उसका पति जो भैरव है उसको पीटता था, जरूरत की कोई भी चीज़ लाकर उसे नहीं देता, और उसने सुभागी के चरित्र पर शक के कारण सूरदास की झोंपड़ी भी जला दी थी। इस कारण वापस घर नहीं जाना चाहती थी। आगे 8वां प्रश्न, सुभागी ने यह क्यों तय किया कि वह भैरों के घर ही रहेगी। जब सुभागी को जगदर से यह सुनने को मिला कि भैरों ने आग लगाने से पहले झोंपड़े की धरन से पैसों की पोटली चुरा ली थी। दूसरी बात, सूरदास के चेहरे की ऐसे ही वेदना को देखा, यह भी सोचा कि मेरे ही कारण सूरदास को यह नुकसान हुआ, तब उसने भैरों के घर जाने की बात कही। 9वां प्रश्न है, सूरदास विजय गर्व की तरंग में राख के ढेर को दोनों हाथों से क्यों उड़ाने लगा। यह अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि अचानक सूरदास की मनोदशा क्यों परिवर्तित हो गई। पहले तो वह अपने पैसों के चले जाने से और भैरों के द्वारा सुभागी को पीटने की बात से नैराश्य, ग्लानि, चिंता और शोक में डूबा हुआ था। लेकिन जब उसके बेटे को घिसू ने चिढ़ाया कि खेल में रोते हो, इस बात से उसे ऐसा लगा कि किसी ने उसका हाथ पकड़ कर किनारे पर खड़ा कर दिया, यानी उसे सहारा दिया। सूरदास ने यह भी माना कि यह जीवन भी तो एक खेल है, इसलिए विजय गर्व की तरंग में उठ खड़ा हुआ और दोनों हाथों से राख उड़ाने लगा। 10वां प्रश्न, मालवा के शासकों ने पानी के रखरखाव के लिए क्या प्रबंध किए। पानी के रखरखाव को महत्व को समझते हुए राजा ने पठार पर पानी को रोक रखने के उपाय किए। उन्होंने पानी संरक्षण के लिए अनेक तालाब बनवाए, बड़ी बड़ी बावड़ियां बनवाई ताकि बरसात का पानी रुका रहे और धरती के गर्भ के पानी को सुरक्षित रखा जा सके। आगे 11वां प्रश्न, विश्वनाथ की माँ और लू से बचने के लिए क्या क्या करती थी। विश्वनाथ की माँ धोती या कमीज से गांठ लगाकर प्याज बांधती थी, कच्चे आम का पन्ना या गुड़ या चीनी में भूनकर उसको पिलाती थी, उसका शरबत है देह में लेपती और सिर धोती थी। 12वां प्रश्न, गुलाम अली साहब की पहाड़ी ठुमरी कौन सी है, जैसे सुन विश्वनाथ क्यों रोने लगते हैं। अब तो आओ साजन, गुलाम अली साहब की ये ठुमरी थी, क्योंकि इसे सुनकर विश्वनाथ को अपने से लगभग 10-12 साल बड़ी उस औरत जो किसी सुंदरी से कम नहीं थी, वह औरत इस ठुमरी को सुनने से व्याकुल नजर आती। इसको सोचकर विश्वनाथ रोने लगते थे। 13वां प्रश्न है, जो बिस्कोर में हुई बरसात का वर्णन अपने शब्दों में करें, यानी जो बिस्कोर गांव में बरसात हुई थी उसका वर्णन आपको करना है। बिस्कोर में बरसात है अचानक नहीं आती, पहले काली घटा छा जाती है, बादल गरजते, फिर दूर से आ रही घोड़ों की सेना की तरह बारिश आती, फिर बिस्कोर की धरती, सिवान, आकाश, दिशा, तालाब, बूढ़ी, राप्ती नदी सब है वो निकर उठते थे। फूल केवल गंध नहीं देते, दवा भी देते। कैसे, यानी फूलों का दवा के रूप में उपयोग कैसे किया जाता है। लेखक विश्वनाथ ने बताया कि उसके गाँव में तरह तरह के पुष्प है वो खिलकर ग्रामीण प्रकृति को सुंदरता प्रदान करते हैं। साथ ही उन्होंने एक पुष्प भरबंडे के बारे में बताया कि उसे सत्यानाशी भी कहते हैं, जिसका दूध बच्चों की आंख आने पर आंख में लगाया करते। इस फूल को सुगंध के साथ दवा देने वाले भी कहा गया है। 15वां प्रश्न, पहली बारिश में नहाने से शरीर के कौन कौन से रोग मिटते हैं। पहली बारिश में नहाने से कई रोगों से मुक्ति मिलती है, जैसे दाद, खाज, फोड़ा, फुंसी आदि। 16वां प्रश्न, ग्रामीण लोगों को वर्षा ऋतु में कौन कौन से कष्ट उठाने पड़ता है। ग्रामीण वर्षा ऋतु में हर तरफ गंदगी, कीचड़ और बदबू झेलता है। खाना बनाने का जो ईंधन है वो गीला हो जाता है, जिससे खाना बनाने में परेशानी आती है। धरती पर जौ, केचुआ, जुगनू, बोका, गोंजर, मच्छर, डांस आदि फैलने लगते हैं, जिससे ग्रामीण लोग हैं वो परेशान रहते हैं। 17वां प्रश्न, लेखक को क्यों लगता है कि हम जिसे विकास की औद्योगिक सभ्यता कहता है वह उजाड़ की सभ्यता है। यह अति महत्वपूर्ण आपसे पूछा जा सकता है कि लेखक ने जो विकास की औद्योगिक सभ्यता को उजाड़ की सभ्यता है वो क्यों कहा है। लेखक को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि मानव है कृत्रिम विकास को ही प्राथमिकता देता है, यानी जो बनावटी विकास है उसको ही प्राथमिकता देता है। अधिकाधिक धन अर्जन ही अपना उद्देश्य क्षमता, यानी अधिक से अधिक धन कमाना ही अपना पहला उद्देश्य रह गया, जिससे पेड़ पौधे काटकर प्रकृति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है और विषैली गैसों का व्यापार कर प्रकृति को उजाड़ा जा रहा है, इसलिए इसे उजाड़ की सभ्यता है वो कहा गया है। आगे 18वां प्रश्न है, लोक में 56 का काल सुनने में आता है, वो कौन सा समय और उस समय मालवा की क्या स्थिति रही थी। ये समय 1899 ईस्वी का था, यानी विक्रम संवत 1956 था, और उस समय मालवा में 15.75 इंच पानी गिरा था। लेकिन मारवाड़ से भी लोग विपत्ति के समय यहाँ आए थे, क्योंकि यहाँ पीने का पानी था और खाने को पर्याप्त था। 19वां प्रश्न है, आज मालवा की जो सदानीरा नदियाँ अपने गालों के आंसू भी क्यों नहीं बहा सकती। क्योंकि जब लोग मालवा में प्रकृति माता से जुड़े थे तो नदी हमेशा बहती थी। अब लोगों ने स्वार्थ से प्रकृति को तरह तरह के नुकसान दिए, जिससे वर्षा है वो कम होती है। आगे निम्नात्मक प्रश्न, इसमें पहला है, आशा से ज्यादा दीर्घजीवी कोई और वस्तु नहीं होती। सूरदास की झोपड़ी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। ये अति महत्वपूर्ण है, आपसे पूछा जा सकता है कि आशा से दीर्घजीवी बड़ी कोई वस्तु नहीं होती। इस कथन को आपको स्पष्ट करना है। आशा को अनुकूल और प्रतिकूल दोनों परिस्थितियों में दीर्घजीवी कहा गया, यानी ये लंबे समय तक जीवित रहती है, क्योंकि आशा व्यक्ति को कार्य करने की प्रेरणा देती है। सूरदास क्रम से भिखारी था, किंतु उसे आशा थी कि वह एक दिन गया जाकर अपने पितरों का पिंडदान करेगा, एक कुआ और मंदिर बनवाएगा, मिठुआ का विवाह करेगा। इसी आशा कारण वह रूखा सूखा खाकर भी उसने 500 से अधिक राशि एकत्रित कर ली थी। और विपरीत परिस्थितियों में भी व्यक्ति आशावादी बना रहता है। जैसे भैरव ने शत्रुतावश उसकी झोंपड़ी में आग लगा देने पर भी सूरदास को यह आशा थी कि उसकी पोटली उसको मिल जाएगी। इसी कारण वह राख के ढेर को टटोल रहा था, इसलिए आशा को दीर्घजीवी कहा गया है।
आगे दूसरा प्रश्न है सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं लिखी। ये भी अति महत्वपूर्ण है कि आपको सूरदास की चारित्रिक विशेषताएं बतानी। इसमें पहला है दृष्टिहीन और गरीब। सूरदास है दृष्टिहीन और गरीब है, वह भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता है। सहृदय व्यक्ति। सूरदास की यह सहृदयता है कि वह एक अनाथ बालक मिटुआ का पालन पोषण अपनी संतान की तरह करता है। जो मिटुआ है वो सूरदास का एक पोष्य पुत्र है, वह अनाथ है, इसलिए सूरदास उसका अपनी संतान की तरह पालन पोषण करता है। 30 विशेषता आत्मविश्वासी। सूरदास है आत्मविश्वासी, वह फिर से घर बनाने और रुपये कमाने पर विश्वास रखता है। चौथा है सहनशील। झोंपड़ी में आग लग जाने से उसका सब कुछ जलकर राख हो जाता है, पर वह फिर भी सारी हानि है वो धैर्यपूर्वक स्वीकार करता है। 5वीं विशेषता है बदले की भावना की अपेक्षा पुनर्निर्माण पर आस्था। सूरदास की झोंपड़ी में आग लगा दी, किंतु फिर भी वह बदले की अपेक्षा पुनर्निर्माण पर है वो आस्था रखता है। 30 प्रश्न है भैरों के हाथ थैली लगने का पता होने पर भी जगदर की क्या मनोदशा हुई, उसका चित्रण कीजिए। भैरों के हाथ सूरदास की रुपये की थैली लग जाने का पता होने पर जगदर है वो इसलिए वह सोचने लगा कि अब तो भैरों मौज उड़ाएगा। पाप पुण्य तो कुछ भी नहीं है, मैं भी तो दिन भर झूठ बोलता हूँ, कम तोलता हूँ, खोटे बाटों का उपयोग करता हूँ, जो तेल की मिठाई उसको घी की कहकर बेचता हूँ। ईमान गंवाने पर भी मुझे कुछ नहीं मिलता, ये जानते हुए भी कि ये बुरा काम है, लेकिन बाल बच्चों की खातिर मैं भी अनुचित कार्य करता हूँ। इसने ईमान खाया तो कुछ लेकर खोया, यानी इसने चोरी की है लेकिन कुछ इसको फल भी मिला है। इसका किया गया गुनाह बेस्वाद नहीं। फिर जगदर ने इसलिए पूर्वक जाकर सारी बात है वो सूरदास और सुभागी को बता दी थी। आगे चौथा प्रश्न है बिस्कोर की माटी पाठ के आधार पर जो शरद ऋतु की जो प्राकृतिक छटा है उसका वर्णन कीजिए। बिस्कोर की माटी पाठ में वर्षा के बाद शरद ऋतु की प्राकृतिक आभा का वर्णन करते हुए बताया गया है कि बरसात के बाद जो बिस्कोर की धरती, सिवान, आकाश, दिशाएं, तालाब, बूढ़ी, राप्ती नदी सब निकल उठते हैं। धान के पौधे झूमने लगते हैं। भुट्टे, चरी, सनई के पौधे, करेले, खीरे, कांकर, भिंडी, तोरी के पौधे फिर लताएं। सर्द में फूल, तालाब में शैवाल, उसमें नीला जल, आकाश का प्रतिबिंब। नीले जल के कारण तालाब का जल है अगाध, यानी बहुत गहरा लगता है। तालाबों का नीला प्रसन्न जल ऐसा लगता है कि इसमें अभी से कोई देवी देवता प्रकट होगा। शरद ऋतु में हरसिंगार के सफ़ेद फूल खिल जाते हैं और सभी वनस्पतियों में निर्मल सौंदर्य आ जाता है। रात के स्वच्छ आकाश में चांदनी छिटक जाती है। ऐसा दृश्य बहुत ही मन भावना लगता है। आगे 5वां प्रश्न है बिस्कोर की माटी पाठ के मूल संवेदना स्पष्ट कीजिए। ये अति महत्वपूर्ण है कि इस पाठ से आपको क्या सीख मिलती है या लेखक ने क्या बताने का प्रयास किया है। बिस्कोर की माटी पाठ की मूल संवेदना प्रकृति के साथ मानव संबंधों की पड़ताल करना है। जीवन की स्थितियाँ ऋतु परिवर्तन के साथ कैसे बदलती है। गाँव के लोग प्राकृतिक प्रकोपों का सामना किस तरह करते हैं और प्रकृति जग से किस तरह अपना अटूट प्रेम संबंध रखता है, इन सभी की विवेचना करना इसका मूल भाव है। इस पाठ से हमें यह भी सीख मिलती है कि वर्तमान समय में आधुनिकता के कारण हमें प्रकृति से दूर नहीं होना चाहिए, प्रकृति के साथ अपने घनिष्ठ संबंध बनाए रखने चाहिए और दवाइयों के स्थान पर जो प्रकृति से निर्मित जड़ी बूटियां उनका उपयोग करना चाहिए। आगे 6वां प्रश्न है बिस्कोर की माटी पाठ में लेखक ने कौन कौन से प्राकृतिक पेड़ पौधों अर्थात वनस्पतियों का वर्णन किया, उनको स्पष्ट कीजिए। बिस्कोर की माटी पाठ में जो नंगातलाई गांव उसका वर्णन किया गया, इसमें कई पेड़ पौधों वनस्पतियों का वर्णन किया गया, जैसे कमल है वो नंगातलाई गांव के पोखर में कमल खिलते। अकाल के समय लोग कमल ककड़ी खाते थे। कमल का बीज यानी कमल गट्ठा भी अधिकतर खाया जाता है। कोइया ये जल में उत्पन्न होता है, जिसे कुमुद भी कहा जाता है, इसे कोका बेली के नाम से भी जाना जाता है। आगे 7वां प्रश्न है विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना बतख से, क्योंकि ये अति महत्वपूर्ण है। पिछली परीक्षा में भी कई बार पूछा गया कि विश्वनाथ ने अपनी माँ की तुलना है वो बतख से क्यों की है। इसमें पहला कारण है खतरों से बचाना। जिस प्रकार बतख अपने पंखों को फैलाकर अपने अंडों को दुनिया की नज़रों से बचाई रखती है, उसी प्रकार लेखक की माँ भी ढाल बनकर अपने बच्चों को बुरी नज़रों से बचाती है। दूसरा है कोमलता और सार्थकता से देख रेख। जैसे बतख माँ अपनी पैनी चोंच से सतर्कता बढ़ते हुए कोमलता से अपने अंडों को पंखों के अंदर छुपाती है, उसी प्रकार मानव माँ भी अपने बच्चों को डांटते मारते समय ध्यान रखती है कि शिशु को नुकसान भी नहीं पहुँचे। तीसरा है आने वाले खतरे को भांप लेना। बतख माँ की निगाह सदैव कौवे की ताक पर रहती है। माँ भी बच्चे पर आने वाले संभावित खतरे को है वो पहले ही भांप लेती है। आगे 8वां प्रश्न है अपना मालवा पाठ में मूल भाव क्या है, लेखक हमें क्या संदेश देना चाहता है, आप इसकी पूर्ति और किस प्रकार कर सकते हैं। अपना मालवा पाठ में हमें ये सीख मिलती है कि हमें भौतिकता की ओर में प्रकृति को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ऐसी जगह उद्योग स्थापित नहीं करना चाहिए जहां लोगों की बसावट हो, क्योंकि ऐसा करने से अनेकों लोगों को विस्थापित होना पड़ता है, अपनी आजीविका गंवानी पड़ती है। लेखक ने यही संदेश दिया कि पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान दिया जाए, अधिक से अधिक पेड़ लगाए जाए, धरती में पानी को रोकने हेतु कुएं, तालाब, बावड़ियों को पुनः खुदवाकर जल स्रोतों का ध्यान रखा जाए। आगे 9वां प्रश्न है धरती का वातावरण गर्म क्यों है, इसमें यूरोप और अमेरिका की क्या भूमिका है। इसमें गर्म होने का कारण आज औद्योगिक विकास के चलते हम जो उद्योग धंधे कल कारखाने लगा रहे हैं उनसे वातावरण को गर्म करने वाली गैसें निकलती है। ये गैसें वातावरण के तापमान को बढ़ा रही है। दूसरा यूरोप और अमेरिका की भूमिका। यूरोप और अमेरिका देश समर देशों की श्रेणी में आता है। यह देश अपने औद्योगिक विकास के लिए जो उद्योग स्थापित करते हैं उनसे कार्बन डाइऑक्साइड गैसें निकलती है जो धरती के वातावरण को गर्म करती है। तीसरा इसे रोकने के उपाय। इन हानियों से बचने के लिए हमें प्रकृति के विकास को साथ लेकर चलना होगा। उद्योगों के विकास में ऐसा विकल्प चुनना होगा जिससे उद्योगों को भी नुकसान और प्रकृति को भी नुकसान नहीं पहुँचे।
आगे 10वां प्रश्न है, निद्रावस्था में भी उपचेतना जागती है, पंक्ति का आशय स्पष्ट कीजिए। सूरदास की झोंपड़ी पाठ के आधार पर, यानी जब हम सो रहे होते हैं तो जो हमारी मानसिक उपचेतना होती है वो जागृत रहती है। निद्रावस्था में भी मनुष्य का अवचेतन मस्तिष्क है वो क्रियाशील रहता है, आने वाली विपत्ति से ये मनुष्य को सावधान कर देता है। सूरदास की झोंपड़ी में आग लगने पर उसके अवचेतन मन ने उन्हें सजग कर दिया और वे सभी जाग कर आग बुझाने लग गए थे। 11वां प्रश्न है, प्रकृति सजीव नारी बन गई, इस कथन के संदर्भ में लेखक की प्रकृति, नारी और सौंदर्य संबंधी मान्यताएं स्पष्ट कीजिए। विश्वनाथ जब 10 वर्ष का था तब उसने उस औरत को पहली बार बढ़नी में एक रिश्तेदार के यहाँ देखा था। उसे देखकर ऐसे लगा जैसे बरसात की चांदनी रात में जो जूई का फूल होता है उसकी खुशबू आ रही है। उस समय विश्वनाथ और संतोषी भैया के घर के आंगन में जूई की बेल को देखते थे, उसकी खुशबू है उसके प्राणों में बसी रहती थी। चांदनी में जूई के सफ़ेद फूल ऐसे लगते हैं जैसे मानो पेड़ और लताओं पर चांदनी फूल के रूप में दिखाई पड़ रही है। चांदनी भी प्रकृति, फूल भी प्रकृति और खुशबू भी प्रकृति। वह औरत भी विश्वनाथ को जूई की लता बनी हुई चांदनी के रूप में दिखाई दी, जिसके फूलों से सुगंध आ रही थी। विश्वनाथ ने उसे औरत के रूप में नहीं देखा था, उसमें विश्वनाथ ने प्रकृति के सजीव रूप को देखा था। ऐसा लगता था जैसे प्रकृति ने सजीव स्त्री का रूप धारण कर लिया था। इस प्रकार जो आपके अंतराल पार्टी पुस्तक है उसके हमने अति महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। इसमें अभिशादी वाले भी देखे, 2 नंबर वाले लघु उत्तरात्मक प्रश्न भी देखे और 3 नंबर के दीर्घ उत्तरात्मक प्रश्न देखे। इन्हीं में से आपके प्रश्न है वो पूछे जाएंगे। और इससे पहले हमने जो अंतरा पाठ्य पुस्तक है उसका जो संपूर्ण सिलेबस है वो 4 क्लास में पूरा किया। जो अभिव्यक्ति माध्यम पाठ्य पुस्तक है उसकी भी 1 क्लास लिया। जो संजीव डेस्क वर्क है उसके 6 मॉडल पेपर हमने हल करवा दिया। 4 मॉडल पेपर आपको जल्दी हल करवा दिए जाएंगे। और जो शेकआउट मिशन है उसमें आपके केवल अब व्याकरण और जो अपठित गद्यांश और पद्यांश और एक निबंध है वो बचा, ये हम 2 क्लासों में पूरा करने का प्रयास करेंगे। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसकी PDF और टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद, मस्त रहिए।